हेलो बच्चों, तो हम शुरू कर दिए हैं फिर से। आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर जो 7 है, यानी चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी का जो खोपड़ी होता है, यानी कि जो स्कल होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कितने टाइप के ब्रेन होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दूं। बच्चों, तो मैंने वीडियो को थोड़ा इसलिए पॉज कर दिया था क्योंकि बगल में थोड़ा बॉक्सिंग हो रही थी दो लोगों के बीच में, तो आप समझ चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है बच्चों, तो बहुत ही खुश हो जाइए क्योंकि अच्छे तरीके से समझने वाले। सबसे पहले जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, आज हम मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि पहला जो हमारा लेक्चर है, पहले लेक्चर के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले इसके बारे में हम पहले आपको थोड़ा सा बता दें। क्या बता दें? मनुष्य का तंत्रिकाकरण, यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि जो आदमी का नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन जो सिस्टम होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। जो मनुष्य में 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, यानी 3 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब देखें, जो 3 टाइप का होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा जो होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र, और जो तीसरा होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसको ऑटोनोमस। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज मैंने बताए हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आज सिर्फ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके। मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी अच्छे तरीके से ढढोड़ के, यानी कि खगोड़ के अच्छे तरीके से हर चीज को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मकसद की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये प्रमुख भाग होता है ब्रेन का। जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है पूरे ब्रेन के, पूरे दिमाग के, उसका जो सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला जो होता है ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, और दूसरा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु में कितने भाग होते हैं इसको हम जानेंगे। मैंने बताया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मुख्य भाग होता है हमारे पूरे के तंत्रिका तंत्र का, और उसमें 2 भाग होते हैं, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें 3 भाग आपको देखने को मिले। एक अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, और पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को हम और किस नाम से जानते हैं? जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको हम प्रोसेंसेफेलान भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क को, यानी कि फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफेलान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारा आगे वाला दिमाग हुआ बच्चों, इसको हम प्रोसेंसेफेलान या अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग, एक प्रमस्तिष्क सेरेब्लम या ट्रेलिन्सेफेला, दूसरा डायसिन्सेफेला या थैलामिन्सेफेला, और तीसरा जो होता है ग्रॉड पिंड यानी अल्फैक्टरी लोब्स। ये कुछ एक अलग स्टाइल टाइप के नेम है। अभी मैं आपको एक और शॉर्ट तरीके में बताऊंगा कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में कितने भाग होते। तो थोड़ी सी गले में खराश हो गई तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया है कि 3 भाग होते हैं प्रोसेंसेफेलान यानी कि अग्र मस्तिष्क में। अब हम आते हैं अपने
ये जो पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया 2 भाग होते हैं, जो यहाँ पे बताया, यहाँ पे इसको हम स्मार्ट तरीके से बताएंगे। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाले मस्तिष्क को हम जो पार्ट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि जो हमारा आगे वाला दिमाग यानी प्रोसेंसेफेरॉन में कितने पार्ट होते हैं, तो आप बेदाशा बिना किसी झिझक के आप बता सकते हैं क्या, कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है इसमें इतने भाग होते हैं। यानी कि सेरेब्रम आते हैं, जिसको हम टेलेंसेफेरॉन भी बोलते हैं, और थैलेमस आते हैं और हाइपोथैलेमस। यानी कि अग्र मस्तिष्क में 3 भाग आते हैं, एक सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सेरेब्रम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मध्य मस्तिष्क कहाँ पे होता है, ये अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है। यानी कि पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के जो बीच में होता है उसको हम मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन बोलते हैं ना, मिडनाइट, उसी तरीके से मिड ब्रेन। और जो पश्च मस्तिष्क होता है, जिसे हम यहाँ पे हेड ब्रेन बोलते हैं, इसमें पोन्स आते हैं, अनुमस्तिष्क आते हैं, सेरेबेलम आते हैं। यहाँ पे सेरेब्रम है, यहाँ पे सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम बोलते हैं, और इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक सेरेब्रम होता है, दूसरा जो होता है वो थैलेमस होता है, और तीसरा जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। इन तीनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, मैं अपने दूसरे लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में बताऊंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल आज हम नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस इतना जाए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि इसमें इतने भाग होते हैं, मस्त मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है यानी पीछे वाला, इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि 3 चीज तो हमने जान लिया है किसमें कितने पार्ट होते हैं। अब बच्चों हम आते हैं अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने खूबसूरत से टॉपिक की तरफ, न्यूरॉन सेल। वाह वाह सर, न्यूरॉन सेल क्या होता है? न्यूरॉन सेल यानी कि जो न्यूरॉन सेल होता है हमारा, जो सूचनाओं को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। मान लीजिए हमारा हाथ कट गया ब्लड से, तो क्या करता है ये फौरन जो न्यूरॉन सेल होता है मस्तिष्क ब्रेन को बताता है कि भाई तुम्हारा दिमाग कट गया और तुम फटाफट इसका इलाज कराओ। तो जो बताता है न्यूरॉन सेल, आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरॉन सेल का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर और इसका शेप बता दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंग्लिश नेम लिखे, क्योंकि इसका ज़्यादा जो नाम है वो इंग्लिश में, अगर इसको हिंदी में लिखे, जैसे कहाँ पे एक्सॉन लिखा तो इसको आपको हिंदी में लिखा, तो इंग्लिश में पढ़िए बेटर होगा, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने न्यूरॉन सेल, ये आपको न्यूरॉन सेल दिख रहा है, ये काफ़ी लंबा होता है। कितना लंबा होता है? इसकी जो लंबाई होती है मैंने यहाँ पे लिख चुका है कि 90 सेमी से 1 मीटर तक लंबी, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है, सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र माना जाता है न्यूरॉन सेल। ये 90 सेमी से 1 मीटर तक लंबी होती है। ये अद्भुत जानकारी आपको मिली होगी, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में, जो बच्चों न्यूरॉन सेल होता है यानी न्यूरॉन कोशिका जो होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है साइटॉन, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा जो होता है वो एक्सॉन। यानी कि बच्चों जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है, तंत्रिका कोशिका होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉन, साइटॉन और एक्सॉन। जो साइटॉन होता है ये न्यूरॉन सेल का सबसे मुख्य भाग होता है। याद रखने की बात है कि जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। साइटॉन जो होता है ये सबसे मुख्य और खास भाग होता है। जैसे हमारे परिवार में कोई एक मुख्य और खास होता है, तो आप समझ चुके होंगे। तो ये जो साइटॉन है पूरा परिवार है, इस परिवार में जो ये साइटॉन है ये मुख्य भाग होता है न्यूरॉन सेल का, न्यूरॉन सेल का मुख्य भाग। और डेंड्रॉन और एक्सॉन। बच्चों डेंड्रॉन किसको बोलते हैं? डेंड्रॉन उसको बोलते हैं जो पतले होते हैं। ये जो आपको निकलने को ये दिख रहा है ना इस तरीके से,
ट्यूब टाइप के, इसको हम डेंड्रॉन बोलेंगे। और एक्सॉन किसको बोलेंगे, जो मोटे होते हैं, मोटे, यहाँ पे देखिए आपको ये मोटे दिख रहे हैं ना, तो इसको हम एक्सॉन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है एक्सॉन। अब देखिए न्यूरॉन सेल में यानी कि तंत्रिका कोशिका में बीच में आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक देखने को मिलेगा। हर चीज में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और बीच में ये जो इसको हम बोलेंगे साइटान, जो मुख्य भाग होता है, इसमें न्यूरोफाइब्रिल और निसिल्स कण पाया जाता है। इसमें जो द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है न्यूरॉन सेल के अंदर, उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। कह सकते हैं हम आसानी पूर्वक कि जो न्यूरॉन सेल के अंदर जो द्रव, जो लिक्विड पाए जाते हैं, उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन सेल से हम याद कर सकते हैं न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म करके याद कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो कण पाए जाते हैं उसको हम न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। और देखिए इसके अंदर यानी कि न्यूरॉन सेल की जो डंडीकार संरचना है, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सान से जुड़ी होती, इसीलिए हम इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और जो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये जो आपको कर टाइप के दिख रहे हैं, मैंने पॉट बनाया, इसको निसिल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। जो आपको यहाँ बुंदा टाइप यानी कि इस टाइप का जो संरचना देखने को मिले, इसको हम टीलोडेंड्राइड बोलते हैं। और उससे पहले हम डेंड्राइड बोलेंगे, और यहाँ से जहाँ से जुड़ी होती है इसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। तो मैंने इसका शेप भी बता दिया किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर भी और इसकी साइज भी। इसकी लंबाई मोटाई नहीं होती है लेकिन उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आगे हम पढ़ेंगे अभी बाद में। तो फिलहाल ये जाने कि इसकी जो लंबाई होती है 90 सेमी से 1 मीटर तक लंबी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जब हम मोटरसाइकिल या कहीं से गिर जाते हैं तो जो हमारे ब्रेन में यानी कि दिमाग में जो चोट लग जाता है, तो हम जिंदा नहीं रह पाते, यानी कि हम हयात नहीं रहते, और हम जो मृत्यु हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है बच्चों, जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूरॉन सेल होता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम ना पाए जाने की वजह से कोशिका विभाजन नहीं होती और हमारी डेथ हो जाती है। ये जो हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट जो दिखाई दे रहे, गाल, हाथ, जो बहुत सारे, इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए कोशिका विभाजन हो जाती है। मान लीजिए हमारी जो स्किन है ये हट गई तो सेंट्रोसोम पाया गया और ये कोशिका विभाजन करके स्किन सट गया और पूरा स्किन आ गया। लेकिन जो न्यूरॉन सेल होता है, दिमाग वाला जो सेल होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो आदमी की डेथ हो जाए। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको जानने की ज़रूरत है। यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए कोशिका विभाजन नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वयन यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने किसके बारे में पढ़ा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कल हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम। तो आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।